मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। वाचन के आज के क्रम में मैं उपन्यास गोरा के भाग 23 और 24 का वाचन करूंगा। सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 23 का वाचन। अभिनय के पूर्वाभ्यास के लिए विनय रोजाना आने लगा। एक बार सुचरिता उसकी ओर देख भर लेती, फिर अपने हाथ की पुस्तक की ओर मन लगा देती या अपने कमरे में चली जाती। विनय के अकेले आने से हर रोज उसके मन को दुख होता, किंतु वह कभी कुछ न पूछती। किंतु ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे थे, गोरा के विरुद्ध सुचरिता के मन में एक शिकायत का सा भाव बढ़ता जा रहा था। मानो उनकी उस दिन जो बात हुई थी उसमें कुछ ऐसा निहित था कि गोरा फिर आने के लिए वचनबद्ध है। अंत में सुचरिता ने जब सुना कि गोरा अचानक बिना कारण ही कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने निकल गया है और उसका कुछ पता ठिकाना नहीं है, तब उसने बात को एक मामूली खबर की तरह उड़ा देना चाहा। किंतु तब भी उसके मन में कसक बनी ही रही। काम करते करते सहसा यह बात उसे याद आ जाती। कभी अनमनी बैठी बैठी वह चौंक कर पाती कि वह मन ही मन ठीक यही बात सोच रही थी। सुचरिता ने सोचा भी न था कि उस दिन गोरा के साथ उसकी बातचीत के बाद अचानक वह ऐसे लापता हो जाएगा। गोरा के मुकाबले उसके अपने संस्कार इतने भिन्न थे, तो भी उस दिन उसके भीतर विद्रोह की प्रवृत्ति जरा भी न रही थी। गोरा की मान्यताओं को उसने ठीक ठीक भले ही न समझा हो, किंतु व्यक्ति गोरा को वह जैसे कुछ कुछ समझ सकी थी। गोरा के मत चाहे जो रहे हों, उनसे वह व्यक्ति तुच्छ नहीं हो गया है, अवज्ञा के योग्य नहीं हो गया है, बल्कि उनसे उसकी आत्मशक्ति प्रकट हुई है। यह उसने गहराई से महसूस किया था और किसी के मुंह से वे सब बातें वह न सह पाती, बल्कि नाराज हो जाती, उस व्यक्ति को मूर्ख समझती, उसे डांट डपट कर सुधारने के लिए उत्तेजित हो उठती। लेकिन गोरा के संबंध में उस दिन ऐसा कुछ नहीं लगा। गोरा की बातों ने उसके दृढ़ चरित्र, पैनी बुद्धि और उसके दिल को छू लेने वाली आवाज के साथ मिलकर एक जीवंत और सच्चा रूप धारण कर लिया था। ये सब मत और विश्वास चाहे सुचरिता स्वयं न भी अपना सके, किंतु और कोई उन्हें इस प्रकार पूरी बुद्धि से, पूरी श्रद्धा से और संपूर्ण जीवन अर्पित करके ग्रहण करे, तो उसे धिक्कारने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि विरोधी संस्कारों का अतिक्रमण करके उस पर श्रद्धा भी की जा सकती है। उस दिन सुचरिता के मन पर यह भाव पूरी तरह छा गया था। मन की ऐसी अवस्था सुचरिता के लिए बिल्कुल नई थी। मतभेद होने पर वह अत्यंत असहिष्णु थी। परेश बाबू के एक तरह निर्लिप्त, समाहित, शांत जीवन का उदाहरण सामने रहने पर भी सुचरिता, क्योंकि बचपन से ही सांप्रदायिकता से घिरी रही थी, इसलिए मत सिद्धांतों को वह अत्यंत एकांत रूप से ग्रहण करती थी। पहले पहल उसी दिन व्यक्ति और मत को मिला हुआ देखकर उसने जैसे एक सजीव संपूर्ण पदार्थ की रहस्यमय सत्ता का अनुभव किया। मानव समाज को केवल मेरा पक्ष और तुम्हारा पक्ष नामक दो सफेद और काले भागों में बिल्कुल अलग अलग बांट कर देखने की भेद दृष्टि पहले पहल वह उसी दिन भूल सकी थी, और भिन्न मत के मनुष्य को भी प्रथमतः मनुष्य मानकर ऐसे भाव से देख सकी थी कि मत की भिन्नता गौण हो गई थी। सुचरिता ने उस दिन महसूस किया कि उसके साथ बातचीत करने में गोरा को एक आनंद की अनुभूति होती है। यह क्या सिर्फ अपनी राय जाहिर करने का ही आनंद था? वह आनंद उपजाने में क्या सुचरिता का कोई योगदान नहीं था? शायद नहीं था। शायद गोरा के निकट किसी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वह अपने मत और उद्देश्य लेकर ही सबसे दूर हो गया है।
मनुष्य उसके लिए केवल मत का प्रयोग करने का साधन है। कुछ दिनों से सुचरिता का मन उपासना में विशेष रूप से लग रहा था। मानो वह पहले से भी अधिक परेश बाबू का संबल चाहने लगी थी। एक दिन परेश बाबू अकेले अपने कमरे में बैठे पढ़ रहे थे कि सुचरिता भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गई। किताब मेज पर रखते हुए परेश बाबू ने पूछा, क्यों राधे? सुचरिता ने कहा, कुछ नहीं। यह कहकर वह मेज पर रखे हुए कागजों और किताबों को, जो कि पहले से ही तरतीब के साथ सजाकर रखी हुई थी, इधर उधर करके फिर से संवार कर रखने लगी। थोड़ी देर बाद बोली, बाबा, जैसे पहले तुम मुझे पढ़ाते थे, अब क्यों नहीं पढ़ाते? परेश बाबू ने स्नेह भाव से तनिक मुस्कुराकर कहा, मेरी छात्रा तो मेरे स्कूल से उत्तीर्ण होकर चली गई, अब तो तुम खुद पढ़कर समझ सकती हो। सुचरिता ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं समझ सकती, मैं पहले की तरह तुमसे पढ़ूंगी। परेश बाबू ने कहा, अच्छा ठीक है, कल से पढ़ाऊंगा। फिर थोड़ी देर चुप रहकर सुचरिता सहसा बोल उठी, उस दिन विनय बाबू से जाति भेद की बहुत सी बातें सुनी, तुमने मुझे उसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं समझाया? परेश बाबू ने कहा, बेटी, तुम तो जानती हो, तुम्हारे साथ मैंने बराबर ऐसा व्यवहार रखा है कि तुम सब कुछ अपने आप सोचने समझने की कोशिश करो। मेरी या किसी और की बात सिर्फ इसलिए मत मानो कि मैं या और कोई कह रहा है। कोई सवाल ठीक से मन में उठने से पहले ही और भूख लगने के पहले ही खाना परोस देना एक ही बात है, उससे केवल अरुचि और अपच होती है। तुम जब भी मुझसे प्रश्न पूछोगी, अपनी समझ से मैं उसका उत्तर दूंगा। सुचरिता ने कहा, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं, जाति भेद को हम लोग बुरा क्यों कहते हैं? परेश बाबू ने कहा, एक बिल्ली को थाली के पास बिठाकर खाने से तो दोष नहीं होता, लेकिन एक मनुष्य के उस कमरे में आने भर से खाना फेंक दिया जाता है। जिस जाति भेद के कारण एक मनुष्य के प्रति दूसरे मनुष्य में ऐसा अपमान और घृणा का भाव पैदा हो, उसे अधर्म न कहा जाए तो क्या कहा जाए? जो लोग मनुष्य की ऐसी भयानक उपेक्षा कर सकते हैं, वे कभी दुनिया में बड़े नहीं हो सकते। दूसरों की उपेक्षा उन्हें भी सहनी होगी। गोरा के मुंह से सुनी हुई बात का अनुसरण करते हुए सुचरिता ने कहा, आजकल के समाज में जो विकृतियां आ गई हैं, उनमें अनेक दोष हो सकते हैं। वे दोष तो समाज की सभी चीजों में आ गए हैं। इसी कारण क्या असल चीज को भी दोषी ठहराया जा सकता है? अपने स्वाभाविक शांत स्वर में परेश बाबू ने कहा, असल चीज कहाँ है? अगर यह जानता तो बता सकता। मैं तो आंखों से देखता हूं कि हमारे देश में मनुष्य मनुष्य से असहनीय घृणा करता है और उससे हम सब अलग अलग हुए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक काल्पनिक असल चीज की बात सोचकर मन को दिलासा देने का क्या अर्थ होता है? सुचरिता ने फिर गोरा की बात को ही दोहराते हुए कहा, लेकिन सभी को समान दृष्टि से देखना तो हमारे देश का चरम तत्व रहा है। परेश बाबू बोले, समान दृष्टि से देखना तो बुद्धि की बात है, हृदय की बात नहीं। समान दृष्टि में प्रेम भी नहीं है, घृणा भी नहीं है। समान दृष्टि तो राग द्वेष से परे है। मनुष्य का हृदय ऐसी राग द्वेष विहीन जगह बराबर टिक नहीं सकता। इसीलिए हमारे देश में ऐसे साम्य तत्व के रहते भी नीच जाति को देवालय तक में घुसने नहीं दिया जाता। जब देवता के घर में भी हमारे देश में समता नहीं है, तब दर्शन शास्त्र में उस तत्व के रहने न रहने से क्या होगा? बहुत देर तक सुचरिता चुप बैठी, मन ही मन परेश बाबू की बात समझने का प्रयत्न करती रही। अंत में बोली, अच्छा बाबा, तुम विनय बाबू वगैरह को ये सब बातें समझाने का उपाय क्यों नहीं करते? परेश बाबू थोड़ा हंसकर बोले, बुद्धि कम होने के कारण विनय बाबू वगैरह ये सब बातें न समझते हों ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धि अधिक है, इसीलिए वे समझना नहीं चाहते, सिर्फ समझाना ही चाहते हैं। जब वे लोग धर्म की दृष्टि से, अर्थात सबसे बड़े सत्य की दृष्टि से ये बातें सच्चे दिल से समझना चाहेंगे, तब उन्हें तुम्हारे बाबा की बुद्धि की अपेक्षा नहीं रहेगी। अभी तो वे एक दूसरी नजर से देख रहे हैं। मेरी बात अभी उनके किसी काम न आएगी।
हालांकि गोरा की बात सुचरिता ने लगन के साथ ही सुनी थी, फिर भी वह उसके संस्कारों के विपरीत जाती थी, इसीलिए उसे कष्ट होता था और वह बेचैन रहती थी। परेश बाबू से बात करके आज उसे उस विरोध से थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिली। गोरा, विनय और कोई भी किसी विषय को परेश बाबू से अधिक अच्छे ढंग से समझ सकता है, यह बात सुचरिता किसी तरह मन में नहीं आने देना चाहती। जिनका परेश बाबू से मतभेद हुआ है, सुचरिता उन पर क्रुद्ध हुए बिना नहीं रह सकी है। इधर गोरा से परिचय होने के बाद वह गोरा की बात को क्रोध अथवा अवज्ञा करके उड़ा नहीं पा रही थी, इसीलिए सुचरिता को क्लेश हो रहा था। यही वजह थी कि बचपन के नियम की तरह फिर परेश बाबू की ज्ञान छाया के नीचे निर्भय आश्रय पाने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा था। कुर्सी से उठकर दरवाजे तक जाकर सुचरिता फिर लौटी और परेश बाबू के पीछे खड़ी हो उनकी कुर्सी की पीठ पर हाथ टिकाकर उसने कहा, बाबा, आज शाम को आपकी उपासना के समय मैं भी साथ बैठूंगी। परेश बाबू ने कहा, ठीक है। इसके बाद अपने कमरे में जाकर सुचरिता किवाड़ बंद करके एकाग्र हो गोरा की बात को एकदम भुलाने का प्रयत्न करने लगी। लेकिन गोरा का विवेक और विश्वास से प्रदीप्त चेहरा ही उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसे लगता रहा कि गोरा की बात केवल बात भर नहीं है, वह मानो गोरा स्वयं है। उस बात की एक आकृति है, उसमें गति है, प्राण है। वह विश्वास की दृढ़ता और स्वदेश प्रेम के दर्द से भरा हुआ है। वह सिर्फ मत नहीं है कि उसका प्रतिवाद करके उसे खत्म किया जा सके। वह एक पूरे का पूरा व्यक्ति है और वह व्यक्ति भी साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे हटा देने के लिए हाथ उठता ही नहीं। इस गहरे द्वंद्व में पड़कर सुचरिता को जैसे रोना आ गया। कोई उसे इतनी बड़ी दुविधा में डालकर पूरी तरह उदासीन भाव से अचानक दूर चला जा सकता है, यह बात सोचकर उसका हृदय फटने लगा। पर साथ ही अपने कष्ट पाने पर सुचरिता का अपने प्रति धिक्कार भी सीमाहीन था। यह था उपन्यास गोरा के भाग 23 का वाचन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 24 का वाचन। अभिनय के मामले में तय हुआ कि अंग्रेज कवि ड्राइडन की एक संगीत कविता विनय नाटकी भावाभिव्यक्ति के साथ पढ़ता जाएगा और रंगमंच पर लड़कियां उपयुक्त साज सज्जा के साथ कविता में वर्णित दृश्य का मूक अभिनय करती रहेंगी। इसके अलावा लड़कियां अंग्रेजी कविता की पुनरावृत्ति और गान आदि भी करेंगी। विनय को वरदा सुंदरी ने भरोसा दिलाया था कि वे सब मिलकर उसकी तैयारी करा देंगी। वह स्वयं तो बहुत साधारण अंग्रेजी ही जानती थी, लेकिन अपने समाज के दो एक पंडितों पर भरोसा कर रही थी। लेकिन जब अभ्यास के लिए सब जमा हुए तो अपनी आवृत्ति के द्वारा विनय ने वरदा सुंदरी के पंडित समाज को विस्मित कर दिया। अपनी मंडली के बाहर के इस आदमी को सिखा पढ़ाकर तैयार करने के श्रेय से वरदा सुंदरी वंचित रह गईं। इससे पहले जिन लोगों ने विनय को आम आदमी समझकर उसकी परवाह नहीं की थी, अब उसका अंग्रेजी ज्ञान देखकर उसका सम्मान करने को विवश हो गए। यहां तक कि हारान बाबू ने भी विनय से कभी कभार अपने पत्र में लिखने का अनुरोध किया और सुधीर भी विनय से आग्रह करने लगा कि वह कभी कभी उन लोगों की छात्र सभा को अंग्रेजी में संबोधित करे। ललिता की हालत अजब थी। विनय को किसी से कोई सहायता नहीं लेनी पड़ी, इससे वह बहुत प्रसन्न थी। लेकिन इसी से मन ही मन उसे एक असंतोष भी था। विनय उन सब में किसी से कम नहीं है, बल्कि उन सब में पारंगत ही है। इससे मन ही मन वह स्वयं को श्रेष्ठ समझेगा और उनसे कुछ भी सीखने की उसे आवश्यकता न होगी। यह बात उसे कचोट रही थी। विनय के संबंध में वह ठीक क्या चाहती है, क्या हो कि उसका मन अपनी सहज अवस्था में आ सके, यह वह स्वयं भी नहीं समझ पाती थी। इससे उसकी अप्रसन्नता छोटी छोटी बातों में भी रूखे ढंग से प्रकट होकर घूम फिरकर विनय को ही निशाना बनाने लगी। विनय के प्रति यह न्याय नहीं है और शिष्टाचार भी नहीं है। इस बात को वह खूब समझ रही थी। समझकर उसे दुख होता था और वह अपने को संयत करने की काफी कोशिश भी करती थी। लेकिन अचानक किसी बहुत ही साधारण बात पर उसके अंतस की एक अंतर्ज्वाला
संयम का शासन तोड़कर फूट पड़ती थी। वह स्वयं नहीं जान पाती थी कि ऐसा क्यों होता है। अब तक जिस चीज में भाग लेने के लिए वह लगातार विनय पर दबाव डालती रही थी, अब उसी से हटाने के लिए उसने विनय की नाक में दम कर दिया। लेकिन विनय अकारण ही अब सारे आयोजन को बिगाड़कर कैसे अलग हो जाए। समय भी अधिक नहीं था और अपने में एक नई निपुणता पहचान कर विनय को कुछ उत्साह भी हो आया था। अंत में ललिता ने वरदा सुंदरी से कहा, मैं इसमें नहीं रहूंगी। अपनी मझली लड़की को वरदा सुंदरी अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए अत्यंत शंकित होकर उन्होंने पूछा, क्यों? ललिता ने कहा, मुझसे नहीं होता। असल बात यह थी कि जब से विनय को अनाड़ी समझना संभव न रहा, तभी से किसी तरह भी ललिता विनय के सामने कविता की आवृत्ति या अभिनय का अभ्यास करने को राजी नहीं होती थी। वह कहती, मैं अपने आप अलग अभ्यास करूंगी। इससे हालांकि सभी के अभ्यास में बाधा पड़ी थी, लेकिन ललिता को किसी तरह मनाया नहीं जा सका। अंत में हार मानकर अभ्यास से ललिता को अलग करके ही काम चलाना पड़ा। किंतु जब ललिता ने अंतिम समय पर बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहा, तब वरदा सुंदरी के सिर पर जैसे बिजली गिरी। वह जानती थी कि समस्या को सुलझाना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने परेश बाबू की शरण ली। असाधारण बातों में परेश बाबू कभी उन लड़कियों की इच्छा अनिच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने मजिस्ट्रेट को वचन दिया है और उसी के अनुसार उस तरफ से सारा प्रबंध भी किया गया है, समय भी बहुत कम है, ये सब बातें सोचकर परेश बाबू ने ललिता को बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, ललिता, अब तुम्हारा अलग हो जाना तो ठीक नहीं होगा। रूधे हुए गले से ललिता ने कहा, बाबा, मुझसे नहीं होता, मुझे आता ही नहीं। परेश बाबू बोले, अच्छा नहीं कर पाओगी तो उसमें तुम्हारा अपराध नहीं होगा, पर करोगी ही नहीं तो अन्याय होगा। सिर झुकाए ललिता खड़ी रही। परेश बाबू कहते गए, बेटी, जब तुमने जिम्मा लिया है तब निभाना तो तुम्हें ही होगा। कहीं अहंकार को ठेस न लगे, यह सोचकर भागने का समय तो अब नहीं है। लगने दो ठेस, उसकी उपेक्षा करके भी तुम्हें कर्तव्य करना ही होगा। क्या इतना भी नहीं कर सकोगी? मुंह उठाकर ललिता ने पिता की ओर देखकर कहा, कर सकूंगी। उस दिन शाम को विशेष रूप से विनय के सामने ही अपना सब संकोच त्याग कर एक अतिरिक्त जोश के साथ ललिता अपने कर्तव्य में जुट गई। विनय ने अब तक उसकी आवृत्ति नहीं सुनी थी, आज सुनकर चकित रह गया। इतना स्पष्ट, त्रुटि रहित उच्चारण, कहीं कोई अटकाव नहीं, और भाव प्रकट करने में ऐसा निसंशय उत्साह कि उसे सुनकर विनय को आशातीत आनंद हुआ। ललिता का मृदुकंठ स्वर बहुत देर तक उसके कानों में गूंजता रहा। कविता की भावपूर्ण अच्छी आवृत्ति करने वाला श्रोता के मन में एक विशेष मोह उत्पन्न करता है। कविता का भाव उसके पढ़ने वाले को महिमा मंडित करता है। वह उसके कंठ स्वर, उसकी मुख राशि और उसके चरित्र में दिखता है। जिस तरह फूल पेड़ पौधे की डालियों को विशेष शोभा प्रदान करते हैं, वैसे ही काव्य पाठ कविता की आवृत्ति करने वाले को शोभा प्रदान करता है। विनय के लिए ललिता भी कविता द्वारा मंडित होने लगी। इतने दिनों तक अपनी तीखी बातों से वह अनवरत विनय को उत्तेजित करती रही थी। जहां चोट लगी हो, बार बार हाथ जैसे वही पहुंचता है, वैसे ही विनय भी कई दिनों से ललिता की तीखी बातों और चुभने वाले हंसी के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाता था। ऐसा ललिता ने क्यों किया, वैसा क्यों कहा, बार बार उसे इसी बात के बारे में सोचना पड़ता रहा है। ललिता के क्षोभ का रहस्य जितना ही वह नहीं समझ सका, उसी अनुपात में ललिता की चिंता उसके मन पर और अधिक अधिकार जमाती रही है। सवेरे नींद से जागकर सहसा यही बात उसे याद हो आई है। परेश बाबू के घर जाते समय प्रतिदिन उसके मन में यह संदेह उठा है कि आज ललिता न जाने कैसे पेश आएगी। जिस दिन ललिता जरा सी प्रसन्न दिखी है, उस दिन विनय ने राहत की लंबी सांस ली है और इस बात को लेकर विचार किया है कि कैसे उसके इस भाव को अस्थायी बनाया जा सकता है। यद्यपि ऐसा कोई उपाय कभी नहीं सोच पाया जो उसके वश का हो। पिछले कई दिन के इस मानसिक द्वंद्व के बाद ललिता की काव्य आवृत्ति के माधुर्य की विशेषता ने विनय को प्रबल रूप से प्रभावित किया।
उसे इतना अच्छा लगा कि वह यह सोच ही नहीं पाया कि किन शब्दों में उसकी प्रशंसा करे। अच्छा बुरा कुछ भी ललिता के मुंह पर कहने का उसे साहस नहीं होता, क्योंकि मानव चरित्र का यह साधारण नियम कि अच्छा कहने से अच्छा लगे ललिता पर लागू नहीं भी हो सकता है, बल्कि शायद साधारण नियम होने के कारण ही लागू न हो सके। इसीलिए विनय ने उत्फुल्ल हृदय से वरदा सुंदरी के सामने ललिता की योग्यता की अधिक ही प्रशंसा की। इससे विनय की विद्या और बुद्धि के बारे में वरदा सुंदरी की श्रद्धा और भी बढ़ गई। अचरज की एक बात और भी देखने में आई। ललिता ने ज्यों ही स्वयं यह अनुभव किया कि उसकी आवृत्ति और अभिनय निर्दोष हुए हैं, वह अपने कर्तव्य की दुरूहता के पार वैसे ही अनायास सहज भाव से चल निकली, जैसे कोई सुगठित नौका लहरों को काटती हुई बढ़ती चली जाती है। विनय के प्रति उसकी कटुता भी जाती रही और उसको विमुख करने की चेष्टा भी उसने छोड़ दी, बल्कि अभिनय के बारे में उसका उत्साह बहुत बढ़ गया और अभिनय के मामले में वह विनय को पूरा सहयोग देने लगी। यहाँ तक कि आवृत्तियां और किसी भी विषय के संबंध में विनय से उपदेश लेने में भी उसे आपत्ति न रही। ललिता में इस बदलाव से विनय की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ सा उतर गया। वह इतना खुश हुआ कि वह जब तब आनंदमयी के पास जाकर छोटे बालकों की भांति उधम करने लगा। सुचरिता के पास बैठकर बहुत सारी बातें करने की सूझ भी उसे थी, लेकिन सुचरिता से आजकल उसकी भेंट ही न होती। अक्सर मिलते ही वह ललिता के साथ बातचीत करने बैठ जाता। हालांकि ललिता से बातें करने में उसे विशेष सतर्क रहना पड़ता। ललिता मन ही मन उस पर और उसकी सभी बातों पर बड़ी कड़ाई के साथ मनन करती है। यह जानकर ललिता के सामने उसकी बातों की धारा सहज वेग से नहीं बहती थी। ललिता बीच बीच में कह उठती थी, आप इस तरह क्यों बातें करते हैं, जैसे किताबों से पढ़कर आए हों और उसे ही दोहरा रहे हों। विनय जवाब देता, मैं इतने वर्षों से सिर्फ किताबें ही पढ़ता रहा हूं, इसीलिए मन भी छुपी हुई किताब जैसा हो गया है। ललिता कहती, आप ज्यादा अच्छी तरह बातें कहने की कोशिश न किया करें, अपनी बात अपने सीधे सरल ढंग से कह दिया करें। आप ऐसे सवार कर बातें करते हैं तो मुझे भ्रम होता है कि और किसी की बात को आप सजा सवार कर कह रहे हैं। इसलिए कभी कोई बात अपनी स्वाभाविक क्षमता के कारण साफ सुथरे ढंग से विनय के मन में आती भी तो ललिता से कहते समय वह उसे सरल बनाकर और छोटी करके कहता था। कोई अलंकृत वाक्य सहसा उसके मुंह से निकल जाने पर वह झेप जाता था। ललिता के मन के भीतर अकारण घिरी हुई घटा छट जाने से उसके मन का वातावरण और आकाश उज्जवल हो उठा। उसमें यह परिवर्तन देखकर वरदा सुंदरी को भी आश्चर्य हुआ। अब पहले की तरह ललिता बात बात में ऐतराज जाहिर करती हुई विमुख होकर नहीं बैठ जाती, बल्कि सब कामों में उत्साह के साथ सहयोग देती है। आगामी अभिनय की साज सज्जा आदि सभी विषयों में उसे रोजाना तरह तरह की नई बातें सूझती रहती हैं और उन्हीं को लेकर वह सबको परेशान कर देती। इस मामले में वरदा सुंदरी का उत्साह चाहे जितना रहा हो, खर्च की बात भी वे सोचती थी। इसीलिए जब ललिता अभिनय के मामले में उदासीन थी, तब उनके चिंतित होने का जितना कारण था, अब उसकी उत्साहित अवस्था से भी उतना ही संकट पैदा हो गया। लेकिन ललिता की उत्तेजित कल्पनाशीलता पर चोट करने का भी साहस नहीं होता था, क्योंकि ललिता को जिस काम में उत्साह होता उसमें थोड़ी सी भी कमी रह जाने से वह इतनी उदासीन हो जाती थी कि फिर उस काम में सहयोग देना ही उसके लिए संभव नहीं रह जाता था। अनेक बार अपने उत्साह में ललिता सुचरिता के पास भी जाती। सुचरिता हंसती, बात करती। ललिता को उसकी बातों में बार बार एक रुकावट का अनुभव होता, जिसकी वजह से वह नाराज होकर लौट आती। उसने एक दिन परेश बाबू से जाकर कहा, बाबा, सूची दीदी कोने में बैठी बैठी किताब पढ़ेंगी और हम नाटक करने जाएंगी, यह नहीं होगा। उन्हें भी हमारे साथ शामिल होना होगा। कुछ दिनों से परेश बाबू भी सोच रहे थे कि जाने क्यों सुचरिता अपनी बहनों से दूर हटती जा रही है। उन्हें शंका हो रही थी कि ऐसी हालत उसकी मनस्थिति के लिए
स्वास्थ्यकर न होगी। ललिता की बात सुनकर आज उन्हें लगा कि आमोद प्रमोद में सबके साथ शामिल न होने से सुचरिता का यह दुराव बढ़ता ही जाएगा। उन्होंने ललिता से कहा, अपनी मां से कहो ना। ललिता ने कहा, मां से तो कहूंगी, किंतु सुचि दीदी को राजी करने का जिम्मा आपको लेना होगा। जब परेश बाबू ने सुचरिता से कह दिया, तब वह आपत्ति न कर सकी, अपने कर्तव्य पूरे करने में लग गई। सुचरिता के अपने एकांत कोने से निकलकर बाहर आते ही विनय ने फिर उसके साथ पहले की भांति बातचीत का सिलसिला जमाने की चेष्टा की, लेकिन इधर कई दिनों से न जाने क्या हो गया था कि वह सुचरिता के पास पहुंच ही नहीं पाता। उसके चेहरे पर, उसकी दृष्टि में एक ऐसी दूरी रहती कि उसकी ओर बढ़ने में विनय को झिझक होती। पहले भी कामकाज और मिलने जुलने में सुचरिता के भीतर एक शिथिलता रहती थी, पर अब तो वह जैसे बिल्कुल अलग हो गई थी। अभिनय और अभ्यास में वह जो योग देने लगी थी, उसमें भी उसका अलगाव कम नहीं हुआ। अभ्यास के समय उसका जितना काम होता, उसके पूरा होते ही वह अलग हो जाती। सुचरिता की इस दूरी से विनय को पहले तो बड़ी ठेस पहुंची। विनय मिलनसार आदमी था, जिनसे उसका अपनत्व होता, उनकी ओर से किसी प्रकार की अड़चन होने पर विनय को बड़ी पीड़ा होती। इस परिवार में इतने दिनों से विशेष रूप से वह सुचरिता से सम्मान पाता रहा है। अब बिना कारण सहसा उपेक्षित होने से उसे बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि ऐसे ही कारण से ललिता भी सुचरिता पर नाराज हो रही है, तब उसे सांत्वना मिली और उसकी घनिष्ठता ललिता से और भी बढ़ गई। सुचरिता को यह मौका न देकर कि वह उसे और दूर हटाए, उसने स्वयं ही सुचरिता का निकट संपर्क छोड़ दिया और देखते देखते इस प्रकार सुचरिता विनय से बहुत दूर चली गई। इस बार इतने दिन गोरा के अनुपस्थित रहने से विनय परेश बाबू के परिवारजनों से बिना किसी बाधा के अच्छी तरह घुल मिल गया था। विनय के स्वभाव का इस प्रकार निर्बाध परिचय पाकर परेश बाबू के घर के सभी लोग पूरी तरह संतुष्ट थे। उधर विनय को भी इस तरह अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था प्राप्त करके जो आनंद मिला, वह पहले कभी नहीं मिला था। वह इन सबको अच्छा लगता है, इस बात का अनुभव करके उसकी अच्छा लगने की शक्ति जैसे और बढ़ गई। अपनी प्रकृति के इस विकास के समय अपने को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में अनुभव करने के क्रम में सुचरिता विनय से दूर हो गई और किसी दूसरे समय यह क्षति, इसका आघात विनय के लिए असह्य होता, पर इस समय वह उसे सहज ही नजरअंदाज कर गया। यह भी आश्चर्य की बात थी कि ललिता ने सुचरिता का भाव परिवर्तन जानकर भी पहले की तरह उसके प्रति नाराजगी नहीं दिखाई। क्या काव्य आवृत्ति और अभिनय के उत्साह ने ही उस पर पूरा अधिकार कर लिया था? इधर हारान बाबू भी अभिनय में सुचरिता को योग देते देखकर सहसा उत्साहित हो उठे। उन्होंने स्वयं प्रस्ताव किया कि वे भी पैराडाइज लास्ट के एक अंश का पाठ करेंगे और ड्राइडन के काव्य की आवृत्ति की भूमिका के रूप में संगीत की मोहिनी शक्ति के बारे में एक छोटा सा भाषण भी देंगे। वरदा सुंदरी को मन ही मन यह बहुत बुरा लगा और ललिता भी इससे प्रसन्न नहीं हुई। हारान बाबू मजिस्ट्रेट से स्वयं मिलकर पहले ही यह मामला पक्का कर आए थे। जब ललिता ने कहा कि कार्यक्रम को इतना लंबा कर देने पर मजिस्ट्रेट शायद ऐतराज करें, तब हारान बाबू ने जेब से मजिस्ट्रेट का कृतज्ञता प्रकट करता हुआ एक पत्र निकालकर ललिता को दिखाकर उसे निरुत्तर कर दिया। बिना कारण गोरा यात्रा पर चला गया। कब लौट कर आएगा यह कोई नहीं जानता। सुचरिता ने सोच रखा था कि इस बारे में किसी बात को मन में स्थान न देगी, फिर भी रोज ही उसके मन में यह आशा उठती कि शायद आज गोरा आ जाए। वह इस आशा को किसी तरह मन से न निकाल पाती। जिस समय गोरा की उदासीनता और अपने मन की विवशता के कारण सुचरिता को बहुत पीड़ा हो रही थी, जब किसी तरह इस जाल को काटकर भाग जाने के लिए उसका मन व्याकुल हो रहा था, तब एक दिन हारान बाबू ने परेश बाबू से फिर अनुरोध किया कि विशेष रूप से ईश्वर का नाम लेकर सुचरिता के साथ उसका संबंध पक्का कर दिया जाए। परेश बाबू ने कहा, अभी तो विवाह में बहुत देर है, इतनी जल्दी बच जाना क्या सही रहेगा?
हरान बाबू बोले, विवाह से कुछ समय पहले इस तरह बंध कर रहना दोनों के मन की एकलयता के लिए मेरी समझ में खास तौर पर जरूरी है। पहले परिचय और विवाह के बीच एक ऐसा आध्यात्मिक संबंध जिसमें सामाजिक दायित्व नहीं है फिर भी बंधन है, बहुत हितकारी होगा। परेश बाबू ने कहा, अच्छा, सुचरिता से पूछकर देखता हूं। हरान बाबू ने कहा, उन्होंने तो पहले ही सहमति दे दी है। हरान बाबू के प्रति सुचरिता के मनोभाव के संबंध में परेश बाबू को अभी संदेह था। उन्होंने इसीलिए स्वयं सुचरिता को बुलाकर हरान बाबू का प्रस्ताव उसके सम्मुख रखा। सुचरिता अपने दुविधा में पड़े हुए जीवन को कहीं भी अंतिम रूप से समर्पित कर सके तो उसे शांति मिले, इसलिए उसने अविलंब ऐसे निश्चित ढंग से हामी भर दी कि परेश बाबू का सब संदेह मिट गया। विवाह से इतना पहले बच जाना ठीक है या नहीं, इस बात को अच्छी तरह सोच लेने के लिए सुचरिता से उन्होंने अनुरोध किया। फिर भी सुचरिता ने प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। तय हुआ कि ब्राइनलो साहब के निमंत्रण से निबटकर एक विशेष दिन निश्चित करके सभी को बुलाकर भावी दंपत्ति का संबंध पक्का कर दिया जाए। सुचरिता को थोड़ी देर के लिए लगा जैसे उसका मन राहु के ग्रास से मुक्त हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि हरान बाबू से विवाह हो जाने पर ब्रह्म समाज के काम में जुट जाने के लिए वह दृढ़ होकर अपने मन को तैयार करेगी। उसने प्रण किया कि प्रतिदिन वह थोड़ा थोड़ा करके हरान बाबू से ही धर्म तत्व संबंधी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ेगी और उनके निर्देश के अनुसार चलेगी। जो कठिन होगा, बल्कि जो अप्रिय होगा, उसी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा मन ही मन करके उसे एक संतोष का अनुभव हुआ। हरान बाबू द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र कुछ दिनों से उसने नहीं पढ़ा था। आज प्रकाशित होते ही वह उसके पास पहुंच गया। शायद हरान बाबू ने विशेष रूप से उसके लिए भिजवा दिया था। पत्र लिए कमरे में जाकर सुचरिता स्थिरचित्त होकर बैठ गई और परम कर्तव्य की तरह उसे पहली पंक्ति से पढ़ने लगी। मन में श्रद्धा लेकर, स्वयं को छात्रा मानकर वह पत्रिका के आदेश ग्रहण करने लगी। किंतु पाल के सहारे बहती हुई नाव हठात पहाड़ से टकराकर टेढ़ी हो गई। पत्र के इस अंक में पुरानी पीढ़ी नाम का एक लेख था, जिसमें ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया गया था जो वर्तमान काल में रहते हुए भी प्राचीन काल की ओर मुंह किए रहते हैं। उनकी युक्तियां असंगत नहीं थीं, बल्कि सुचरिता स्वयं ही ऐसी ही युक्तियां खोजती रही थी। किंतु लेख पढ़ते ही वह जान गई कि वह गोरा को लक्ष्य करके लिखा गया है। हालांकि उसमें गोरा का नाम या उसके लिखे हुए किसी लेख का कोई जिक्र न था। सैनिक जैसे बंदूक की प्रत्येक गोली से एक एक आदमी को मार गिराकर प्रसन्न होता है, वैसे ही इस लेख के प्रत्येक वाक्य से किसी सजीव पदार्थ को बेधने का एक हिंसामय आनंद प्रकट हो रहा था। वह लेख सुचरिता से सहन नहीं हुआ। उसकी प्रत्येक युक्ति को काट फेंकने को वह छटपटा उठी। उसने मन ही मन सोचा, गौर मोहन बाबू चाहें तो इस लेख को धूल में मिला सकते हैं। गोरा का उज्जवल चेहरा उसकी आंखों के आगे सजीव हो उठा और उसका प्रबल कंठ स्वर सुचरिता के हृदय प्रवेश के भीतर तक गूंज गया। चेहरे और उस कंठ स्वर की असाधारणता के आगे इस लेख और इसके लेखक की क्षुद्रता उसे इतनी ओछी जान पड़ी कि पत्र को उसने फर्श पर फेंक दिया। उस दिन बहुत दिनों के बाद अपने आप सुचरिता विनय के पास आकर बैठी और बातों बातों में बोली, अच्छा, आपने तो कहा था कि जिन पत्रों में आप लोगों के लेख छपे हैं आप पढ़ने के लिए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। विनय यह नहीं कह सका। इस बीच सुचरिता का बदला हुआ रूप देखकर उसे अपना वादा पूरा करने का हौसला नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने वे सब इकट्ठे कर रखे हैं, कल ले आऊंगा। अगले दिन पुस्तिकाओं और पत्रों की पोटली लाकर विनय सुचरिता को दे गया। उन्हें पाकर सुचरिता ने फिर उन्हें पढ़ा नहीं, बक्स में बंद करके रख दिया। पढ़ने की बहुत अधिक इच्छा हुई थी, इसीलिए नहीं पढ़ा। वह मन को किसी तरह भी भटकने नहीं देगी। उसने प्रतिज्ञापूर्वक विद्रोही चित्त को एक बार फिर हरान बाबू के शासन को सौंप कर राहत पाई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 24 का वाचन। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं।
तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।